सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। कुछ समय से वीडियोस नहीं आई क्योंकि मैं अभी छुट्टी मना रहा था, बट अब नए स्पॉयलर्स आ चुके हैं और छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं क्योंकि वन पीस में मजाक नहीं चल रहा है। इस समय जोरो और किजारू इस समय ऐसी फाइट देखने को मिलने वाली है जिसको देख के आप लोग पागल हो जाओगे। जोरो इज लिटरली गोइंग टू फाइट किजारू और इस युद्ध के बाद आगे वन पीस में क्या होगा इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हो। सो गाइस मैं हूं अनिकेत, चैनल हमारा वापस आ चुका है एंड अब बिना टाइम वेस्ट किए टैपमैन भाई इंट्रो लगा दो। चैप्टर नंबर 1070 का जो टाइटल होने वाला है वो है एंशिएंट फ्रूट। टाइटल पढ़ के आप जान ही जाओगे कि चैप्टर में डेविल फ्रूट्स के बारे में भी बात होने वाली है। एंड इसका टाइटल एंशिएंट फ्रूट क्यों है इसके बारे में तो कोई अभी इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है, बट एंशिएंट फ्रूट्स का यहाँ पे यही मतलब हो सकता है कि जो वॉइड सेंचुरी के दौरान थे डेविल फ्रूट्स उन्हें शायद यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है एज एंशिएंट फ्रूट्स। अब यहाँ पर इसको एंशिएंट फ्रूट्स क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है, बट मोस्ट प्रोबेबली एंशिएंट फ्रूट इसको यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सारे डेविल फ्रूट्स बहुत पहले के टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि वेगा पंक जो है वो सांजी के ग्रुप को डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया दिखा रहा है। अब आई एम नॉट श्योर कि वो उसको कौन सा डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया दिखा रहा है, बिकॉज एक एग्जिस्ट करती है जो कि एक्चुअल में वर्ल्ड में चल रही है और एक एंशिएंट डेविल फ्रूट इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें हर डेविल फ्रूट के बारे में करेक्टली मेंशन्ड है। एंड चैप्टर के एंड पे लुच्ची ने सेंटोमारू के ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से सेराफिम्स का कंट्रोल उसके ऊपर आ गया था। लूफी को इस बात से बहुत गुस्सा आया था एंड इस समय करेंटली लुच्ची की पिटाई हो रही है। लूफी इस समय रॉब लुच्ची को इतना मार रहा है उसके अवेकेंड फॉर्म में कि इस समय उसकी बुद्धि खुल गई है। लुच्ची उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पा रहा है एंड लूफी भी एडवांस्ड आर्मामेंट हाकी यानी कि रयू का यूज कर रहा है जिसको ऑब्वियसली हमारा रॉब लुच्ची ब्लॉक नहीं कर पाएगा। हमें चैप्टर में ये भी पता चलता है कि जो स्टशी है वो भी एक डेविल फ्रूट यूजर है। वो एक्चुअली में एक ऑटर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है यानी कि उसके पास एक जोवान डेविल फ्रूट है। अब ऑटर क्या होता है आप ये सोच रहे होगे, तो आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कि एक गिलहरी जैसा चूहे जैसा होता है बड़ा सा, तो वो अपने होल से बाहर निकल के सीधे खड़ा हो जाता है, तो उसी को ऑटर बोलते हैं। अभी इस डेविल फ्रूट की वजह से उसको क्या क्या एबिलिटीज मिलती हैं ये तो हमें आगे ही चैप्टर में पता चलेगा, बट जितना मुझे देख के लग रहा है इस डेविल फ्रूट से कोई खास पावर्स उसको नहीं मिलती होंगी। हाँ, लेकिन वो तेज जरूर भाग सकती है, तो जोर से भागते हुए वो इस समय वेगापंक के लैब की तरफ बढ़ रही है। अब क्योंकि वेगापंक का कमांड पूरी तरह से CP0 के अंडर में आ चुका है तो इस समय चारों के चारों सेराफिम जो थे वो मिलके एगेड आइलैंड को तबाह कर रहे हैं। तो आप सोच रहे हो कि आखिर अपने सेंटोमारू यानी कि लकड़हारे का क्या हुआ होगा, तो अपना लकड़हारा मरा नहीं है, बट लुच्ची ने उसे बहुत जोर से चोट दिया है, तो अभी उसको लेके जा रहे हैं उसकी दवा पानी करने के लिए। लेकिन चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शायद सेकेंड हाफ में स्टार्ट होगा जहाँ पे एक्चुअली में वेगापंक डेविल फ्रूट्स के बारे में बता रहा होगा। आप सभी को डेविल फ्रूट्स के बारे में बहुत समय से जानना था ना, सो फाइनली वेगापंक इज रिवीलिंग एवरीथिंग वन बाय वन। यहाँ पर वेगापंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करता है कि वो आखिर कैसे उसने डेविल फ्रूट्स को रेप्लिकेट किया था। एग्जैक्टली उसने ये चीज कैसे की थी ये तो उसने नहीं बताया, बट उसने ये चीज जरूर बताया कि आखिर किस टाइप के डेविल फ्रूट को रेप्लिकेट करना कितना मुश्किल होता है। उसका ये बोलना कि जोवान डेविल फ्रूट्स को काफी इजीली क्लोन कर सकता है क्योंकि वो डेविल फ्रूट्स बस एनिमल्स के ऊपर बेस होते हैं। यहाँ पर वेगापंक आखिर जोवान डेविल फ्रूट्स को इतना इजीली क्यों कैटेगराइज कर रहा है इसका बस एक ही मतलब हो सकता है कि टेक्निकली वो असली एनिमल्स के भी लिनिएज फैक्टर को यूज करके एक डेविल फ्रूट का रेप्लिका बना सकता है। अब यहाँ पर वेगापंक ऐसा क्यों बोल रहा है, तो इसके पीछे एक ऐसा रीजन हो सकता है कि जोवान डेविल फ्रूट्स एक्चुअली में एक और लिविंग थिंग को अपने अंदर रखते हैं। बेसिकली एक और लिविंग बीइंग की एबिलिटीज उनके अंदर आ जाती है, तो इसलिए पॉसिबली जब वो लिनिएज फैक्टर एक्सट्रैक्ट करता है किसी जोवान यूजर का तो उसको कल्टीवेट करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू एनी नॉन लिविंग थिंग जैसे कि सैंड हो गया या फिर यू में से रबर हो गया या फिर यू में से कुमा का डेविल फ्रूट हो गया। उसका ये भी बोलना है कि जो मिथोलॉजिकल मॉडल्स हैं यानी कि जिस तरह से उसने काइडो का रेप्लिका बनाया था वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पीछे एक स्पेशल कंडीशन होती है और उनकी पावर्स किसी भी ह्यूमन या फिर जितने भी लिविंग थिंग्स आज तक धरती पे रहे हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, तो उनको प्रॉपर्ली रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ठीक से नहीं किया तो जो यूजर होगा वो वहीं पर मर जाएगा। इसका पैरामीशिया टाइप को रिक्रिएट करने के लिए उसको बस लिनिएज फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि कुमा के डेविल फ्रूट का क्लोन बनाना उसके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि कुमा उसके पास बहुत टाइम से रहा था और इसलिए वो उसके डेविल फ्रूट का लिनिएज फैक्टर एक्सट्रैक्ट करके उसने एक क्लोन बना दिया था। इसीलिए हमने देखा था कि जो अपना सेराफिम है ना उसके पास भी कुमा की एबिलिटीज थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि डोफ्लामिंगो भी तो इस समय वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास है, तो क्या उसका लिनिएज फैक्टर भी वेगापंक को मिला होगा? बिकॉज अगर सेराफिम डोफ्लामिंगो आ गया ना तो भाई गजब बवाल हो जाएगा इस समय। और थर्ड यानी कि जो लॉजिया टाइप है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम उनका क्लोन बना पाए।
वेगापंक इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, बट मैं बात करना चाहता हूँ। देखो होता है कि जितने भी अपने लॉजिया टाइप हैं उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से एक डिफरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, तो किसी तरह से उनका लिनिएज फैक्टर एक्सट्रैक्ट करना वो भी बहुत मुश्किल है और उनको सिंथेसाइज करके एक ऐसा डेविल फ्रूट बनाना जो कि खाने वाले का पूरी की पूरी बॉडी, हर सेल, सब कुछ चेंज कर देगा। लिटरली सैकड़ों कंपाउंड से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी को एक सिंगल एलिमेंट में या फिर एक सिंगल एंटिटी में बनाना ये बहुत मुश्किल है। आप खुद ही सोचो कि अपने बॉडी में कितने तरह के कंपाउंड्स होंगे, उन सभी को बस सैंड में कन्वर्ट करना है या सभी को फायर में या आइस में कन्वर्ट करना है। तो पॉसिबली इसीलिए वेगापंक को लॉजिया टाइप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। अभी उसने किस तरह से किजारू के फ्रूट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ये शायद वो स्टोरी में आगे बताएगा, क्योंकि किजारू अभी चैप्टर में एंट्री लेगा, लेकिन किजारू लेगा नहीं, ले चुका है एंड उसने घुसते ही सारे के सारे रोबोट्स और सी बीस्ट को तबाह कर दिया है। बट पता है इस समय एगहेड आइलैंड के बाहर कौन रुका हुआ है? 1000 सनी पे बैठा हुआ हमारा रोरोनोआ जोरो। उसको तुरंत महसूस हो जाता है कि कोई तो आ रहा है और इस बार मैटर बड़ा होने वाला है। जोरो सेंस कर लेता है कि किजारू वहां पर पहुंचने वाला है और तुरंत ही वो अपने तीनों स्वॉर्ड्स को इक्विप करके रेडी हो जाता है। जोरो अपने तीनों स्वॉर्ड्स को इक्विप करता है और किजारू से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि किजारू एक पूरी की पूरी फ्लीट लेके एगेड की तरफ बढ़ रहा है। एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 1070 होगा खत्म। आई थिंक अब टाइम आ चुका है। पिछली बार किजारू को शैंक्स के राइट हैंड मैन ने रोका था, शायद अब टाइम आ चुका है कि वो रोरोनोआ जोरो से भी मिल ले। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आखिर जोरो उसका क्या हाल करेगा। अगले चैप्टर के लिए वेट नहीं हो रहा। खैर ऑल्दो अगला चैप्टर जो है वो न्यू ईयर पे ब्रेक है, बट हमें स्पॉयलर्स बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे, पॉसिबली दिसंबर 26 या 27 तक। एंड हो सकता है उसके लीड पेजेस भी मिल जाए तो चैप्टर रिव्यू थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर जोरो और किजारू में से कौन जीतेगा, ये चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपना चैनल वापस आ चुका है और आप लोग का सपोर्ट था ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड पे, इवन इंस्टाग्राम पे भी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड या इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।